कि मंच पर आए। तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि इनका स्वागत करें, क्योंकि अब जो ये सेशन होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हर सेशन की तरह। और लगातार जनता टीवी पर इस बार किसकी सरकार जानेंगे हम इस मंच पर, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रितेश कुमार गौतम। रितेश, ओवर टू यू। और अब इस कार्यक्रम को, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रदेश की सत्ता और साथ ही मुद्दों से, जनता के मुद्दों से क्या कुछ सरोकार यहां पर रखा जाता है, उन तमाम सवालों के जवाब। ओवर टू यू रितेश। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करनाल जिले की अपनी एक अलग पहचान है। महाभारत काल के अनेकों अंशों को समेटे करनाल की एक नहीं अलग अलग पहचानें हैं। यहाँ जन्मी भारत की बेटी कल्पना चावला की उड़ान को पूरी दुनिया ने देखा है। साथ ही साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक की पहुंच को आसान बनाने का काम करता है जीटी करनाल रोड। और बात चंडीगढ़ पहुंचने की ही हो रही है, यानी बात हो रही है अब की बार किसकी सरकार। और इस सेशन में करनाल को लेकर बात करेंगे। करनाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो विकास की बातें हैं जिसको धरातल पर उतारने का काम किया गया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि करनाल पिछले 10 वर्षों से करनाल को गौरव प्राप्त है कि वो सीएम सिटी है। इस लिहाज से अनेकों काम वहां पर हुए हैं, लेकिन जमीन पर कितने उतरे इसकी सच्चाई जानेंगे। कर्णदेव कमोज साहब, आपका बहुत स्वागत है जी। पिछले 10 वर्षों में किस तरह से बदली है करनाल की काया, और जो कही गई बातें स्मार्ट सिटी को लेकर वो कितनी धरातल पर उतरी हैं। देखिए, जहां तक करनाल की बात है, आज जो ही आप करनाल के अंदर एंटर करोगे तो आपको आज बदलता हुआ करनाल नजर आएगा। जो सारे चौक हैं, उन चौकों पर जिस प्रकार से अलग अलग महापुरुषों के नाम से चौक बनाए गए, चारों तरफ जो एंट्री गेट वो थे उन पे सब पर द्वार बनाए गए, और जहाँ से भी वो द्वार हैं वहाँ से लेकर के नगर निगम की सीमा तक, नगर के अंदर तक वो 4 लेनिंग सारे मार्ग बना दिए गए हैं। इतना साफ सुथरा शहर आज करनाल आपको नजर आएगा कि आप जा करके देखेंगे, वाकई में आपको बदला हुआ करनाल नजर आएगा। लेकिन कर्णदेव कंबोज साहब, चूंकि बारिशों का मौसम है, जैसे ही बारिश होती है स्मार्ट सिटी की पोल तुरंत खुल जाती है। हर जगह वाटर लॉगिंग की समस्या, जल भराव, ट्रैफिक की समस्या दिखाई पड़ने लग जाती है। देखिए, पानी की क्योंकि कई बार अधिक बरसात होने की वजह से और प्लास्टिक का ज़्यादा यूज होता है, प्लास्टिक की वजह से कई बार पानी हमारे नाले चौक हो जाते हैं, सीवरेज चौक हो जाती है। अदरवाइज करनाल में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। करनाल में जो निचले एरिया हैं उनमें कुछ जगह समस्याएं हैं, आमतौर पर करनाल में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है पानी चौकी। वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है, कहना है कर्णदेव कंबोज साहब का। शमशेर गोगी जी, विपक्ष के तौर पर चूंकि सारे अच्छे काम गिनाए गए हैं कर्णदेव कंबोज जी की ओर से कि समस्या इस प्रकार की कोई है नहीं, आप यहां पर समस्याएं किस प्रकार की देखते हैं, और उसके बाद बात करेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी। जी, ये ले लो। ये तो डर गया मेरे को देख। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के इस उपराले का जी, जो आज हरियाणा के इलेक्शन से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक मंच पे बोलने का, बात कहने का मौका दिया, उसके लिए आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखो, करनाल ऐतिहासिक शहर है, ये भी सच है, लेकिन अगर कोई कहे कि करनाल स्मार्ट सिटी है जी, तो इससे बड़ा कोई झूठ भी नहीं है। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 735 करोड़ रुपए आए थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के जी, कि कोई भी जाके करनाल के अंदर करनाल शहर को देखे, कहीं पे कोई ऐसी बस्ती भी आपको मिलेगी जहां स्मार्ट सिटी के अंदर जो रोजमर्रा की जरूरतों की बात है वो सुविधा भी नहीं है। लेकिन कर्णदेव कंबोज साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं हैं नहीं।
करमदेव कंबोज जी की अपनी बात है, मैं व्यक्तिगत बात क्यों करूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। आपने कंबोज साहब कह रहे हैं भी पानी नहीं भरता है जी सबसे बढ़िया सेक्टर 13 सेक्टर 14 सेक्टर जो बाईपास जीटी रोड, तो इसको हम पहले बाईपास बोलते थे, उसके अंदर का जो शहर है 4 बूंद आए। अभी थोड़े दिन पहले कईयों ने देखा होगा, मैं ही सुबह सुबह जा रहा था 14 सेक्टर में, गाड़ी फंस गई पानी में और वहां पे कमल मिड्डा पता नहीं कहां से आ गया, उसने वो वीडियो चला दी जी। सारे कह रहे तू वहां क्या, मैं कहा भी मेरे को तो घर जाने का रास्ता ही वही था, तो मैं तो वहां से जा रहा था। तो ये बात तो पक्की है। आपने कहा कि करनाल को पिछले 10 साल से सीएम सिटी होने का क्या होता है वो गौरव प्राप्त है उसका। चौधर इस वक्त हरियाणा सरकार ये की बात जो करनाल में। आपने जी, लफ्ज यूज किया ना गौरव, ये मैं नहीं कह सकता जी क्योंकि करनाल की धरती का बेटा करनाल को सीएम सिटी बनाता तो मैं कहता। जो भी सीएम बने हो तो बाहर के, करनाल का तो मतलब धोनी किया है ना। और करनाल में डेवलपमेंट कितनी हुई है उसको देख लो आप। मैं कहता हूं अकेले स्मार्ट सिटी का मैंने विधानसभा में भी सवाल लगाया था जी। और मुख्यमंत्री जी अब मौके पे वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया था और अभी अगस्त में सेशन होगा, मैं जवाब भी मांगूंगा भी जांच कहां पहुंची। जी ग्रीन बेल्ट तक को तोड़ के बीजेपी के दफ्तर तक का रास्ता बना दिया, कोई कानून नहीं है, एक पैसा नहीं दिया, रात को बनाया, सुबह हुई बन गया। विकास कार्यों में लंबी फहरिस्त मैं करने कहता कंबोज साहब हूं, किनारे हैं और करनाल ने उनमें देखिए, समस्याएं भी मैं निकाली हैं। करनाल में विनाश कार्य तो बहुत हुए हैं, विकास कार्य कोई नहीं हुआ। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल के अंदर 2014 के बाद जी वहां कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना और वो कॉलेज जो पहले स्टार्ट हुआ लेकिन वो किसी कारण से बंद पड़ा, तो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको शुरू किया, सारी बिल्डिंग बनाई और उसको शुरू किया, जिससे आज करनाल क्षेत्र के सभी हलकों के लोग आज उसका भरपूर लाभ उठा रहे जी। हैं। इसी प्रकार से करनाल के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी, वो भी जो है ना उस पर भी काम चला हुआ है और जल्दी वो भी बन करके तैयार हो जाएगी, जिससे जो है हमारा जो सरकार का विजन भी है कि आयुर्वेदा को किस प्रकार से और जाना उसको जागृत ज़्यादा जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो वो भी हमारी बन करके तैयार हो रही है। और उसके साथ साथ कहीं ऐसे जो रेलवे क्रॉसिंग थे जहां लोगों को रुक करके लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, ट्रेन गुजरती थी तब लोग जो है ना वो फाटक पार करके निकलते थे, वो सारी जगह पुलों का निर्माण करके और लोगों को जहां चौराहे थे वहां ट्रैफिक जाम रहता था, उन सारे चौकों के ऊपर जो है ना ORB बना करके ऊपर से ऊपरगामी पुल बना करके जो भीड़ लगती थी, जो जाम होता था, उससे निजात दिलाने का काम भी जो है ना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है। और अभी एक रिंग रोड बन रहा है करनाल का, जी जो करनाल के अंदर जो भीड़ लगती थी ना, इतना अच्छा वो रिंग रोड बन रहा है चारों तरफ से। अगर आपको दिल्ली जाना हो चंडीगढ़ से तो आपको करनाल के अंदर एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे जाना बाईपास से जो है सीधे दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जी। काम जो है ना करनाल के अंदर जो कभी सोचे भी नहीं थे। और शमशेर गोगी जी क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस कब कहेगी करनाल के अंदर कोई इस प्रकार के काम हुए हैं, ये तो करनाल की जनता ही बता सकती है कि करनाल के अंदर कोई इस प्रकार के डेवलपमेंट के काम हुए। ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जनता ने सुना और बीच में बैठे हैं धर्मपाल गोंदर जी जो निर्दलीय विधायक हैं नीलोखेड़ी से। गोंदर साहब, आप 4.5 साल सरकार के साथ रहे, तमाम चीजों में भाग लिया, लेकिन चुनावों से ठीक पहले आप सरकार का साथ छोड़कर इस तरफ आ गए। अब आपने सरकार में रह के भी कामकाज देखा और अब आप सरकार से दूर हटकर भी कामकाज देखते हैं। इस जगह पर किस तरह से पाते हैं आप करनाल का समग्र विकास किस प्रकार से हुआ पिछले वर्षों में? जी, सबसे पहले मैं आपके जनता टीवी की टीम का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का और खासकर प्रदेशवासियों के साथ साथ
हल्का नीलोखेड़ी की देवरूपी जनता का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को यही था भाई, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा जी। भाई आप 4.5 साल के बाद इनको क्यों छोड़ा? इसमें 2 कारण हैं। एक तो पैसा बहुत, पैसे की वेस्टेज और काम कम। सबसे पहला तो ये सवाल है मेरा। जी। दूसरा, इन्होंने यूज एंड थ्रो, जब तक इनका काम चलना था, जब तक हमारे को रखा। काफी समय लगा, माफी के साथ टोकते हुए, आप काफी समय लगा आपको इस बात को समझने में? नहीं, हम तो करते भाई, जैसे भी थे जी। साथ देते। इन्होंने देख लिया भाई, अब इनके साइन हो गए, हाथ खड़े कर दिए, और इनके सैनी सरकार जब बनी उसके बाद इन्होंने पूछताछ बंद कर दी। जी। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, नीलोखेड़ी हलके में जब करनाल से माननीय मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, नीलोखेड़ी हलके में 3 जनसभाएं करी। और जब मैंने सरकार को समर्थन दे रखा था, इन्होंने कहीं पूछ नहीं करी उसमें। इन्होंने पहले ही सोच लिया था भाई, क्यों इससे पहले भी जो इंडिपेंडेंट थे उनका भी ऐसे यूज करे, और उनको छोड़ दिया। जी। सबसे पहली पॉलिसी ये थी इनकी। और काम में जो काम थे हमारे, हमने जोर लगाए, जो काम 1 या 2 महीने में होने थे वो 2.5 साल तक नहीं होया। बस एस्टीमेट बनवाना, वहाँ पहुँचाने, उसके बाद दूसरे किसी काम के एस्टीमेट दे दिए। पहले शमशान के लिए कह रहे नहीं, तो शिव धाम में हो गया, फिर शिव धाम के दो। खेतों के रास्ते दिए, कह रहे ये तो अब आप उसके कम्युनिटी सेंटर के दो। जब कम्युनिटी सेंटर के होए तो फिर कह दिया भाई इसके फिरनी के दो। मतलब ऐसे घुमा के रखना। एक फाइल को हम 50-50 बार 2-2, 3-3 महीने चक्कर काटते रहे, और उन्होंने सोच लिया था भाई या तो ये तंग आके पीछे हट जाएंगे या इनसे जनता रुष्ट हो जाएगी। मतलब ये प्लान थी। कोई काम नहीं हुआ। जैसे करनाल में हमारे पूर्व मंत्री जी कह रहे थे, गेटों की बात थी जी। कोई भी गेट ऐसा नहीं जिस पर 4-5 करोड़ रुपए ना लगे हो। और ये गेट बनाने का फायदा क्या होया? गांव में जाके देखो, लोगों के 3-3 फुट गहरे मकान हैं, पानी भर जाता है। अभी सगे में पीछे एक परिवार दब के मरा, मियाँ बीबी। ऐसे जगह वो पैसे लगते तो कितना अच्छा होता। गरीबों की कहीं पूछ नहीं। कह रहे 65 लाख मकान बनाए गए हैं। आप यहाँ इतनी जनता बैठी, इनसे पूछ लो भी किसी परिवार के पास किसी को मकान मिले? जी। लेकिन गोंदर साहब, जब सारी बातें आप ये रख रहे हैं इस जगह पर, तो लोग पूछेंगे इतना समय आपने सरकार के साथ सत्ता पक्ष की सहभागिता में आपने हाथ दिया, लेकिन अगर इस तरह से एक के बाद एक सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी होगी तो सवाल पूछे जाएंगे उस जगह पे। मैं लौटता हूं आपके पास। कर्णदेव कम्बोज साहब, एक इसका जी कर ही देता हूं मैं। जी। आपके घर में कोई मेन एक आदमी होता है जी। जिसके घर से उसके कहने से काम होता है। मान लो आप 4 भाई हो और घर में कोई फंक्शन हो रहा, आपको ना बुलावे, आपको कैसा लगेगा? जब हमने सरकार को समर्थन दे रखा था, इनकी सरकार बन नहीं रही थी उस टाइम, तो हमारे पास मेरा ख्याल पता नहीं कौन कौन वहाँ आके बैठ गए थे भी हमारा साथ दो, साथ दो। तो हमने चलो कहे अभी चलो इनकी सरकार बन जाएगी। हमने भी काम करवाने थे पब्लिक के, जिन्होंने हमारे को बनाया था। तो आपको कैसा लगेगा भाई घर में प्रोग्राम और आप उनको ना बुलाएं? ठीक है जी। कर्णदेव कम्बोज साहब, हजारों तहत पूरे जिले की बात करें, 5 विधानसभा सीट यहाँ पर आती हैं, लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ उसके बावजूद भी कमी बहुत सारे ओपोजिशन के नेता लगाते हैं, निकालते हैं। गोगी साहब को आपने खुद सुना, गोंदर साहब कई समस्याएं यहाँ पर रख रहे हैं, भेदभाव भी किया गया, ये भी गोंदर साहब का आरोप है। देखिए, जब से हरियाणा बना और हरियाणा बनने के बाद कई सरकारें हरियाणा के अंदर बनी और लंबे समय तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो पार्शलिटी अपने उत्तरी हरियाणा के साथ इन्होंने की, पूरा उत्तरी हरियाणा जिस प्रकार से गर्द में डालने का काम
कांग्रेस सरकार ने किया। और इन 10 साल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम इस सरकार ने किया। और 10 साल के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1966 के बाद आप तुलना कर लीजिए कि जितने काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं कराए होंगे, 10 साल में हमारी सरकार ने वो काम करके दिखाए। जी। इतने काम जो है सरकार ने 10 साल के अंदर करके दिखाए। ये बात ठीक है कि समस्याएं बहुत हैं, उनमें समय लगेगा उनको सारियों को ठीक करने के लिए। तो जो भी समस्याएं सरकार के सामने आती है तो सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर कराने का काम करती है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि करनाल के अंदर जितने भी नजदीक के कस्बे जुड़े हैं, चाहे कुंजपुरा जुड़ा हुआ है, वहां तक 4 लाइनिंग बनाने का काम किया गया। इंद्री विधानसभा तक जहां तक एरिया पड़ता है, खानपुर तक 4 लाइनिंग जो है ना रोड बनाया गया। इंद्री के अंदर बहुत ऐसे काम जो रेस्ट हाउस नहीं था, जब मैं वहां से विधायक बना उस समय रेस्ट हाउस नहीं था, तो हमने निवेदन किया था मुख्यमंत्री से, आज वहां पर जा करके देखेंगे, इतना मॉडर्न रेस्ट हाउस वहां बना करके तैयार किया गया। और 22 बड़े पुल जिन पर करोड़ों रुपए की लागत से जो है ना निर्माण हमारी 2014 से 2019 की सरकार में वो किया गया। और इंद्री के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां से नहरें कहीं निकलती हैं और कई बार हादसे हो जाते थे। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि यहाँ के बच्चों को हमने इस प्रकार से जो है ना ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको स्विमिंग आनी चाहिए, उनको तैरना आना चाहिए। तो हमने एक इंद्री के अंदर वो निर्माणाधीन है स्विमिंग पूल जो इंटरनेशनल लेवल का है, वो लगभग बन करके तैयार हो गया, फाइनल स्टेज में है। इसी प्रकार से चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे पार्क की बात हो, चाहे और अन्य प्रकार के काम हो, ये सारे के सारे काम जो है ना हमारी सरकार ने करके दिखाए हैं। और आज लोग ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा जब से बना आज तक कभी किसी सरकार में इतने काम नहीं हुए हैं जितने हमारे सरकार में इस सरकार ने काम करके दिखाए हैं। ठीक है, कर्णदेव कंबोज साहब जब अपनी बात रख रहे थे उस वक्त गोगी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे मन। गोगी साहब, इस हंसी के पीछे कारण क्या है? और साथ ही साथ असन को लेकर बात की जाए, क्योंकि करनाल जिले में सीट बढ़ती है, समस्या यहाँ भी कई तरह की सामने आई है, जल भराव या फिर अन्य जो पार्किंग की समस्या है या फिर सड़कों पर गड्ढों की समस्या, ये सभी समस्याएं असंत की जनता भी झेल रही है। नहीं, हंसी के 2 कारण हैं जी। एक तो कंबोज साहब एमएलए रदौर से हैं, इलेक्शन वहां से लड़ते हैं, और बात इंद्री की कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है अब की बार। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, 735 करोड़ मैंने तो कभी देखे नहीं। अगर वो करनाल में लगे हैं तो दिखने चाहिए ना। हमारी आंखें बिल्कुल 6x6 हैं। जी। क्यों दिखाई नहीं देते? जितने घोटाले हुए हैं, सारे घोटालों की नर्सरी करनाल ही क्यों है पिछले 10 साल में? ये नर्सरी तो कांग्रेस ने शुरू करी थी। अब आप देखो, और ये जब हमने सारे ऑनलाइन करे ना, आधार से लिंक करे, सारे घोटाले अब नजर आने लगे हैं। अब बीच में नहीं, फिर जवाब देना जब आपकी बारी आएगी। जी। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो भारत देश भी बनाया, उसके ऊपर तो आपने कभी तारीफ नहीं करी। जी। आरएसएस बीजेपी वाले तो उस टाइम अंग्रेजों के साथ थे ना, हमारे साथ थोड़ी थे, देश के साथ। कांग्रेस ने कभी भी जो है ना भारत को नहीं बनाया, गलत बात कर रहे हैं आप। भारत देश का निर्माण कांग्रेस ने, भारत के नौजवानों ने बनाया, क्रांतिकारियों ने बनाया। और जिन क्रांतिकारियों ने बनाया ना, उनके तो इतिहास को आपने आगे नहीं आने दिया, उनके इतिहास को तो आपने छुपा दिया। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाया था? आप एक क्या जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सब? देखो, इंदिरा गांधी से शुरू होकर के और राजीव गांधी तक जो है ना आप लोग सिमट करके रह गए। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया उनको तो आपने सारा इतिहास ही खत्म करवा दिया। कहे कि आपने देश निर्माण का काम करवाया। चलो, अब ये देश निर्माण अगर किसी ने कराया तो हमारे उन नौजवानों ने कराया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। कांग्रेस का एक भी आदमी जो है ना देश की आजादी के लिए कुर्बान नहीं हुआ। अब मेरे को सुन लो, जिन नौजवानों ने कुर्बानी दी, कभी आपने 10 साल में सत्ता में है, पूर्ण सत्ता में, कभी उनका नाम आरएसएस के मुंह से, बीजेपी के मुंह से सुना आपने?
शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का कभी नाम सुना इनसे? खूब सुनते हैं, खूब और सुनते हैं। उनकी आरएसएस की शाखाओं में आरएसएस के लोग खूब उनके उत्सव मनाते हैं, खूब उनकी जय जयकार करते हैं। इतिहास से थोड़ा आप थोड़ा सा जी। मैं भी पढ़ा हूं इतिहास। मैं ये कहता हूं जी। भाई अगर ये भगत सिंह को मानते हैं तो उसकी विचारधारा को भी मानना चाहिए। अगर भगत सिंह का कुछ योगदान है आजादी की लड़ाई में तो उसकी विचारधारा भी माननी चाहिए। ये तो उसकी विचारधारा के ही खिलाफ है। और मैं तो ये कहता हूं भी कुछ किया हो आजादी की लड़ाई में, एक आदमी का नाम ले दो जो बीजेपी का मेंबर हो या आरएसएस का मेंबर हो जी, उसके में हो। बीजेपी तो 1980 में बनी है गोगी साहब, और बीजेपी तो 1980 में बनी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो और ये तो अपना रिजाइन दे दिया ये था उस समय। कहानियां बना बना के धर्मांता और जातिवाद फैला फैला के ही तो आप सत्ता में आए हो, वरना आपने 10 साल के विकास के ऊपर बात करो ना। कभी भी इनका कोई बड़ा नेता, कंबोज साहब तो अपने मेरे जैसे ही देसी आदमी है, इसका तो मैंने पता है। जो कोई नेता आता है कभी उसके मुंह से आपने विकास की बात सुनी? क्या बात होगी? अभी इनके होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी आए थे मिंदरगढ़ में। वो कहते हैं मैं हरियाणा में मुसलमानों को क्या कहते हैं, रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं लेने दूंगा। कहां से पैदा हो गया ये मुद्दा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था ओबीसी का काट करके, एससी का काट करके मुसलमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। और जो मुसलमान का काट कर, नहीं जो ओबीसी और एससी का काट करके, मैं वही गलत बयानबाजी। मैं वही कह रहा हूं, मुसलमानों का नाम लेना आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपकी कर्नाटक की सरकार ने एससी वर्ग का 7% काट करके मैं कहता हूं दे दिया, माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दे दिया आपकी सरकार ने। आप पता कर लेना कर्नाटक के अंदर। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपका 10 साल से राज है, क्यों नहीं हटाया? बिल्कुल कंबोज साहब सवाल उठा सकते हैं, पिछली सरकारों ने जनाब अब थोड़ी देर, मतलब जो काम होता है, अभी कावड़ियों के ऊपर आपके साथ क्या होया जी? आप पवित्रता शिवजी जी की पूजा में ले जा रहे हो या अपने मन की जो गंदगी है उसको लोगों में फैला के, नफरत फैला के भाईचारा बिगाड़ने का, समाज तोड़ने का काम कर रहे हो? एक देश का नागरिक, हमारा सबसे बड़ा धर्म है संविधान जी, और संविधान जो है वो हमें नागरिक का अधिकार देता है। और आप एक नागरिक के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हो। जो एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाए वो देशभक्त नहीं हो सकता जी। नहीं, मैं आपको नहीं कुछ कह रहा। आप देखिए आप क्यों बीच में मेरे को बोलने तो दो, मेरे को बात पूरी करने दो। और मैं नागरिक की बात कर रहा हूं, मैं तो किसी की कर ही नहीं रहा। मैं भी नागरिक हूं, आप भी नागरिक हो, दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। अगर होना चाहिए तो क्या पिछले 10 साल से जनता विचार करे कि क्या बराबरी है? चाहे वो किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, क्या वो बराबरी है? अभी नई पार्लियामेंट बनी, क्या मुद्दा उठा दिया? 50 साल पहले इमरजेंसी में तो एक भी आदमी को नहीं मारा गया, और इस अघोषित इमरजेंसी के अंदर 736 किसान शहीद हो गए, कोई बोलिया तक नहीं। ये कौन सी इमरजेंसी है? और अब भी मर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं। तो इमरजेंसी जो है उस टाइम 356 का प्रावधान था संविधान में, वो संविधान के तहत थी। अब जो इमरजेंसी लगी है ये संविधान के और देश के खिलाफ है। इसके खिलाफ जनता को विचार करने का, लड़ने का, उठने का चांस है। अगर नहीं उठेगी तो देश के लिए घातक होगा। ठीक है, कंबोज साहब जवाब देंगे जी। देखिए, जहां तक इमरजेंसी की बात है, 25 जून 1975 को रात के 12 बजे इमरजेंसी लगाई गई थी, और जितने भी विपक्ष के नेता थे जो सरकार के खिलाफ उस समय अपनी बात बुलंद करते थे,
उन सब को उठा उठा करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जेलों के अंदर डाल दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी जो है ना सेंसर कर दिया गया था कि कोई भी जो है ना सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। तो क्या ये लोकतंत्र की बात है? क्या ये 1975 में किस प्रकार से लोगों के अधिकारों को हनन किया गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये क्या लोकतंत्र की हम इस प्रकार की परिभाषा मानते हैं क्या? 1984 के अंदर जब सिख दंगे हुए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद सिख दंगे हुए, 3000 सिखों को जिंदा जला दिया गया। क्या उस समय लोकतंत्र नहीं आपको नजर आया था? 1991 के अंदर किस प्रकार से कश्मीर घाटी खाली कर दी गई, वहां से सारे लोग अपना सामान लेकर रात के अंधेरे में वहां से आकर के, तब आपको लोकतंत्र नजर नहीं आया। आज आप लोग किस लोकतंत्र की बात करते हैं? यही बात तो मैंने कही, आपके पास इसके अलावा और किसानों के लिए, इन बातों के अलावा आपके पास कुछ होता? इस किसानों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। जितना काम जो है ना सरकार किसानों के लिए कर रही है, चाहे वो एमएसपी बढ़ाने का काम, आप बता दो कभी आपने एमएसपी इतना बढ़ाया हो जितना इस सरकार ने बढ़ाया हो? 50% लाभांश के साथ जो है ना आज हम एमएसपी देने का काम झूठ है, झूठ, हरियाणा के अंदर झूठ है। 14 फसलें जो है हरियाणा के अंदर जो है ना हमारी सरकार खरीद रही है एमएसपी के ऊपर। तो ये क्या, ये किसानों के लिए काम नहीं है क्या? ये सारे किसान कल्याण के लिए, और हर किसान को, जो गरीब किसान है उसके खाते में किसान सम्मान निधि के नाते 6000 रुपए साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको डालने का काम करते हैं, ताकि किसान जो अपनी दवाई, बीज, खाद वो खरीद सके और वो अपना काम चला सके। इस प्रकार की 17वीं किस्त जो है ना अभी थोड़े दिन पहले डाल ली, और जिस प्रकार से किसानों के लिए, और अब की बार जो किसानों के लिए बजट है वो 1,62,000 करोड़ रुपए जो है ना अभी घोषणा की है हमारी सरकार। तो ये किसानों के लिए किस प्रकार से? अभी मैं बताता हूं, देखो जी, पहली बात इमरजेंसी गलत लगी, मैं भी मानता हूं जी, लेकिन संविधान के प्रावधान में थी, वो धक्काशाही नहीं थी। आज जो इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को देखो, कोई अगर एक बयान दे देना खिलाफ, वो कहां जाता है? इतने लोग अंदर पड़े हैं जिनकी जमानती नहीं हो रही, 6-6 साल से पड़े। आप सिखों की बात करते हो, क्या आप मानते हो कि वो हिंदू और जो आप लोग हो वो 2 हिंदू अलग थे? बताओ, आप मारने वाले भी वही थे, हिंदू, और आज हमारे ऊपर वोट बटोरने लेकिन के उस लिए टारगेट करके मारे गए ना, अरे टारगेट करके मारे गए। देश के नागरिकों ने मारा, देश के नागरिक मरे। ये बात जिस दिन आप कांग्रेस के लोगों ने मारे, कांग्रेस के लोगों ने, उस दिन कांग्रेस के नेता बोलते हैं इसमें। अब दूसरी बात सुनो किसानों की। गोगी साहब, इसी आपने एक बात मैं कह लूं, हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उस पे C2 प्लस 50% प्रॉफिट दे दिया। अगर ये बात सच हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, इसका जवाब इन्होंने इसका फार्मूला काट छांट करके ऐसा बना दिया बीच का, C2 ही आज दे दो, 50% तो छोड़ो, C2 ही नहीं मिल रहा है। पहले अगर एक स्टेप चढ़ोगे तभी तो अगला आएगा जी। तो इन्होंने जनता को गुमराह कर, 6000 का मतलब है 500 रुपये महीना एक दिहाड़ी मिलती मजदूर की, वो भी 700-800 रुपये आज गांव में। आप मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, हमारा पैसा हमारे को दे के, और उस पर वोटें लेने के लिए आप बात करते हो जी। ऐसा जो धंधा बना रखा है, ये आने वाले चलने वाला नहीं। तो ये 8500 रुपए खटाखट ये जेब से देता क्या वो राहुल गांधी? ये जो राहुल गांधी ने तो अभी अनाउंस जेब से देता क्या? राहुल गांधी को तो आपने अभी मौका आएगा तो हम दिखा देंगे, जनता का पैसा जनता तक की कर्नाटक में हिमाचल में आपकी सरकार है, शुरू करवाओ वहां से। हम अंबानी और करवा दो शुरू, हम मान लेंगे आपकी बात। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, लेकिन हम 16 लाख रुपया अडानी अंबानी हर का माफ नहीं करते, हम 72,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करते हैं। ये कांग्रेस है। ठीक है, बातचीत को आगे की दौर में बढ़ाते हैं और स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा क्षेत्र के अनुसार करते हैं। धर्मपाल गोंदर जी, किस तरह से देखते हैं आप अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को, और इस जगह के लिहाज से देखें तो कई मुद्दे रहे हैं। हालिया दिनों में आप सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कई सारे कार्यों का शुभारंभ, शिलान्यास हो रहा है,
लेकिन इसमें तरावड़ी में एक कॉलेज का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। लंबे समय से काम पूरा हो ही नहीं पा रहा। इस पर आज आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीछे तक आप सरकार में थे। देखिए, मैं एक सबके मन से एक बात निकाल देता हूँ। जी मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की जी मैंने बाहर से समर्थन दिया। हमने एक बार बार, मेरी वो पार्टी नहीं है, एक बार बार एक ही मुद्दा है, एक ही आरोप है भी कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जिस टाइम भारतवर्ष आज़ाद होया उस टाइम हमारे देश में एक सुई बनाने की भी छोटी सी इंडस्ट्री नहीं थी। उसके बाद शुरू हुए, ट्रैक्टर बने, बसें बनी, रेल बनी, हवाई जहाज बने, इतने बड़े बड़े पोर्ट बंदरगाह बनी। जी तो ये कांग्रेस की सरकार में ही होया। बीजेपी रोप लगा रही भाई क्या किया इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, आज 10 साल में बीजेपी ने कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगाई? जितने हवाई अड्डे थे, जी जितने जहाज, रेलवे, सब तो प्राइवेट कर दिया। दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने किसी समाज को पाड़ने का काम नहीं करा। आज तो बीजेपी, अंग्रेज भी फेल कर दिए उन्होंने। जी उस टाइम था डिवाइड एंड रूल, भाई फूट डालो राज करो। आज है समाज बांटो राज करो। पहले इन्होंने SC ST BC के पीछे है, BC में A और B भी बना देंगे, फिर उनका भी बंटवारा कर देंगे। मतलब समाज इतना बट गया, आने वाले समय में कोई भी भाई को भाई नहीं कहेगा। अब रहेगी मुद्दों की बात है, कॉलेज की। उस तरोड़ी का कॉलेज अकेला नहीं है, बस्तली का भी है और समाने बाहू में CSC है। जितने स्टेडियम है वो 8-8, 9-9 साल से चल रहे, आज तक वो पूरे नहीं हुए। और अभी पीछे सरकार ने कहा भाई आप 6 एकड़ जगह दो, हम आपको स्टेडियम बना के देंगे हर गांव में। वो उनकी इनकम थी 50-60 हज़ार रुपये एकड़ की पंचायत को इनकम हो जाती थी। वो 6 किले उसका छटवा के, ना तो उसमें कोई खेती होती ना वो बोली पे जाते। एक और भी पंचायत का घाटा हो रहा, तरोड़ी का और बस्तली का कॉलेज। तरोड़ी के ही ले लो, आपने तरोड़ी का करा, वो 12 करोड़ का ठेका छूटा था उसका। 12 करोड़ में कॉलेज पूरा होना था। उसके बाद 2 करोड़ हो लिए। फिर मैं आया, मेरे को बोले भाई यदि इसमें 4 करोड़ और मिल जाएं तो हम इसको कंप्लीट करा देंगे। तो मैंने कहा भाई एस्टीमेट बना दो। एस्टीमेट बनाया 4.5 करोड़ का। जो 12 करोड़ में कॉलेज बनना था उसमें 18.5 करोड़ चले गए तरोड़ी वाले में, और उसका 40% काम नहीं होया। जो चौखट थी उसमें सुराग हुए, छतों में से पानी नीचे आने लग रहा, और उसमें मेरा ख्याल जब 40% नहीं हुआ इस हिसाब से तो 24 करोड़ रुपए हो जावे। और ये सरकार तो 50 करोड़ भी हो चले जावे, वो पूरा होने वाला नहीं है। और जितने हॉस्पिटल थे CSC PHC जो बन रही है, तरोड़ी की बात ले लो, 6 मंजिल बन गया वो हॉस्पिटल, कंप्लीट 1 मंजिल भी नहीं। वो पहले तो कुछ न कुछ उसमें पेशेंट चले जाए थे, डॉक्टर चले जाए थे। वैसे तो मेरा शशि रंजन जी होते तो और बढ़िया मजा आता, कुछ कहने का कुछ और ही होता। तो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे स्ट्रेचर, कुछ ऐसे बेड थे, वो तो खरीद लिए जिसमें कमीशन आनी थी। वो जगह जो 2-4 कमरे थे उसमें तो वो भर दिए। काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया, आप ये कह रहे हैं? सारा ही अधूरा है जी। सिर्फ सामान खरीदा गया, कहीं कुर्सी खरीद ली, कहीं कुछ खरीद लिया। वो जो 1-2 कमरे में पेशेंट बैठते थे उसमें वो सामान भर दिया। बरामदे में सामान भरा खड़ा, आदमियों को टक्कर लगती है। दूसरा, कोई ग्राउंड, ये स्टेडियम नहीं पूरा हुआ। और मैं बताऊं, मैंने एक कॉलेज करवाया था निगदू में जी, एक बस स्टैंड नीलोखेड़ी में, और एक जाम्बे में ITI। वो हम कितनी बार जा लिए, पता नहीं उसको क्यों रोकने में लगे। अब तक 3-3 साल हो गए उनको।
अब तक उनकी बिल्डिंग नहीं पूरी हुई, ठीक। उनकी ड्राइंग नहीं बनी। जी। और रह गई करनाल की बात, मैं करनाल में ही रहता हूँ। करनाल में जो कॉलोनी का पहले हाल था उससे बदतर सारी कॉलोनियों में बुरा हाल है। 10 मिनट बारिश आ गई तो पूरे करनाल में पानी हो जाएगा। जी। बहुत कोई भी काम ऐसा नहीं होया भाई जिससे पब्लिक खुश हो। ठीक। अब बातचीत को अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ाते हैं और जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, अब की बार किसकी सरकार के तहत, कंबोज साहब आपसे शुरू करते हैं। जो चुनाव, चूंकि 100 दिन से भी कम समय का अब समय बाकी रह गया है चुनावों में, इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं इस समय को आप, और वो कौन से प्रमुख मुद्दे स्थानीय स्तर पे काम करने वाले हैं जो विधानसभा में काम आएंगे लोकसभा से हटके? देखिए, इन 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, उनके आधार पर हम चुनाव के अंदर जाएंगे और निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से सरकार के अंदर, जैसे अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 10 साल का हिसाब दो, अब जनता उल्टा उनसे हिसाब मांग रही है कि इस सरकार का तो हम हिसाब मांग लेंगे, लेकिन अपनी सरकार का भी हिसाब अगर 10 साल का लेकर के आ जाओगे तो कंपैरिजन हो जाएगा कि किसकी सरकार ने कितना काम किया है। इस सरकार ने 1,42,000 बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम इन 9.5 सालों के 10 साल के अंदर जो है ना करके दिखाया है। और अभी 40,000 जो है ना वो पाइपलाइन में है, जल्दी उनकी भी प्रोसेस पूरी होकर के, और कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को कोई एक पैसा देने की जरूरत पड़ी या किसी से अप्रोच कराने की जरूरत पड़ी। मेरिट के आधार पर आज गरीब का बच्चा भी SCS लग सकता है। तो ये पहली बार जो है ना इस सरकार के अंदर हुआ। कांग्रेस सरकार ने हमेशा इस प्रकार से नौकरियों को सरेआम बेचने का काम किया है। ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर। और जिस प्रकार से आज हरियाणा के अंदर, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हैं, चाहे वो शहरों की सड़कें हैं, उन पर जिस प्रकार से उनको चौड़ा किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है, तो ये पहली बार हुआ इस सरकार के अंदर। कांग्रेस की सरकार में जो अनदेखी हमारे इन सारे क्षेत्रों की करी गई, और उसमें कहीं भी 10-10 साल, 15-15 साल छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो टूटे हुए पड़े रहते थे, और लोगों ने उनसे आना जाना ही छोड़ दिया था। दूसरे रास्तों से आकर के लोग जो है ना अपना मार्ग पूरा करते थे, अपना रास्ता पूरा करते थे। इस सरकार ने जो प्रायोरिटी के आधार पर जो सड़कों का निर्माण कराने का काम किया, आज डेवलपमेंट के काम, आज इतने काम हो रहे हैं। इस सरकार के दौरान पहले 105 कॉलेज थे, अब वो 182-77 नए कॉलेज हमने बनाए हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज भी हमने जो है ना नई यूनिवर्सिटियां बनाने का, 13 यूनिवर्सिटियां नई हमने जो है ना हरियाणा के अंदर बनाने का काम किया है। बहुत ऐसे काम जो है ना हमारी सरकार ने किए हैं जिनका आज लोग जो है ना इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हैं। जी, ठीक है। गोगी साहब आप। देखो, इलेक्शन आ रहा है और अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तभी कंबोज साहब इंद्री पहुंचेंगे। जी। अगर ये सरकार के खिलाफ कुछ सच बोल देंगे फिर इंद्री आना मुश्किल हो जाएगा, फिर दौर ही छोड़ देंगे। मैं ये कहता हूं, ठीक है, मैं तो ये कहता हूं भाई सरकार अगर विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी तो उसका स्वागत होगा। मैं अपने हलके की बात बताता हूं आपको। एक कॉलेज 14 में डिक्लेयर हुआ, वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में चलना शुरू हुआ। 10 साल से उसकी बिल्डिंग नहीं बनी आज तक, अभी तक हैंडओवर नहीं हुई कॉलेज को। जी। ये सरकार की स्पीड बता रहा हूं, प्रोग्रेस की। 3 साल पहले 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने मंजूर कराया, उसका टेंडर लगाने में मेरे जूते घिस गए। कोई दफ्तर नहीं छोड़ा मैंने जहां मैं नहीं गया। बड़ी मुश्किल से कल फोन आया, जब मैं पीछे पड़ गया। मैं एक आर्किटेक्ट है चीफ, कहता है जी अब कंप्लीट होगी, शुक्रवार आपको चिट्ठी दे दूंगा। अभी चिट्ठी देगा, टेंडर नहीं कराया अभी। एक स्टेडियम 2018 में अनाउंस हुआ, बाद में कह दिया जी ये सीएम अनाउंसमेंट में नहीं है, विधानसभा में अगर रिकॉर्ड पे है सारा कुछ। जी। तो मैंने वो रिकॉर्ड दिखा दिया, सीएम अनाउंसमेंट से ही गायब कर दिया उसको।
जब मैंने रिकॉर्ड दिखाया तो बोले भाई तब उसको पैसे भी भेज दिए, लेकिन अभी तक उसका बिल्डिंग पास होके, नक्शा पास होके, बेचारे की स्पीड ज्यादा ना, जैसे कछुए की चाल से चलने वाला काम है जी। ये। तो अगर कौन सी बिल्डिंग बनती है, पट्टी कल्याणे में एक बिल्डिंग बनी है, वो तो फटाफट बन गई, सारी सरकार बन गई उस पर, जबकि वो प्राइवेट थी, सरकारी नहीं थी। कोई काम ऐसा नहीं है, पता नहीं है ये संघ के साथ ही ऐसा होता हो, कहीं और होता हो तो हरियाणा में मेरे को तो कोई ऐसा, मैंने तो जो बीजेपी के एमएलए हैं वो भी बेचारे तरसते देखे, पहले खड़े होते थे कहेंगे जी मनोहर जी की सरकार बड़ी अच्छी है जी, और बाद में कहेंगे जी मेरे हल्के की सड़कें टूटी पड़ी हैं जी, थोड़ा सा ध्यान कर दो जी, सड़कें बनवा दो। मेरे हल्के में गांव से गांव, अभी कंबोज साहब कह रहे थे कि सारी सड़कें बना दी, गांव से बड़े बड़े गांव की, राड़ा से डीग वाली सड़क नहीं बनी, जयसिंहपुर से उपलाने वाली सड़क नहीं बनी, गंगा टेढ़ी से कौलखेड़े की सड़क नहीं बनी, ऐसी 15 सड़कें हैं। ये तो मैं बड़े गांव का नाम ले रहा हूं जी। नहीं, अब तो हमारी सरकार आ जाएगी, आपको कहने की दिक्कत नहीं है, आप भी बता दियो, 2-4 बढ़वा दूंगा मैं, उससे पहले बना देंगे, चिंता नहीं करें। बड़े भाई आपकी भी बना देंगे। स्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं है, स्वप्न देखते रहो, सरकार बहुत दूर है। अगर स्वप्न, सरकार तो तीसरी बार बीजेपी की बनेगी, इसीलिए तो इमरजेंसी है, स्वप्न भी लेना तो बीजेपी से पूछो जी, इसी को इमरजेंसी कहते हैं जनाब। लेकिन हम तो आजादी के परवाने हैं, उस पार्टी में हम स्वप्न भी अपनी मर्जी से लेंगे, सरकार भी अपनी मर्जी से बनाएंगे, जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। बीजेपी को उनका आईना भी दिखाएंगे, अभी पार्लियामेंट में दिखाया कि नहीं जी। तो पार्लियामेंट में इनकी पिछली बार 10 सीट आई थी, इनकी कितनी आई असेंबली में? 40। अब की बार इनकी 5 आई हैं बाय डिफॉल्ट। तो अब की बार अगर 20 पार करके, तो ये पंचायत में बैठ के मैं कह रहा हूं 20 से नीचे नीचे रहेंगे। कोई बात नहीं, आने वाला समय पता है, आने वाला आप मिलेंगे करनाल में, देखते रहो। तो विकास के नाम पे अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ी तो सीटें आएंगी 5, इससे ज्यादा पहले भी कभी नहीं आई, क्योंकि विकास तो ये करते ही नहीं जी। इनके पास तो एक फार्मूला है, जब इलेक्शन नजदीक आए तो फिर अभी मेवात, कभी ये, अगर किसान आएंगे तो खालिस्तानी, आतंकवादी। जो आदमी अपने, जो सरकार, जिस सरकार का मुख्यमंत्री अपने देश के नागरिकों को खालिस्तानी, आतंकवादी कहे, उसको मुख्यमंत्री रहना चाहिए। चला गया, और मैंने तो मुख्यमंत्री जी को आपको पता बता दिया था, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आपने गलती कर दी। फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा में दोबारा नहीं जीतता। ये हरियाणा वालों का जो वो अपना हिसाब किताब का जो सिस्टम है ना, कॉमर्स का, इनका थोड़ा अलग है। ये दूसरे सीए की तरह नहीं चलते, अंबानी अडानी की तरह, ये दूसरे तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज तक कोई फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा नहीं जीता। और अब जेपी दलाल भी बेचारा जो है, उसको भी मैंने समझाया, मैं तू जाट का जाट ही रह गया, तेरा भी मां कोई फायदा नहीं है जी। मैं इतना समझाया सैनी साहब को, मैंने कहा तू किसान का बेटा है, ये महकमा अपने पास मत रखिए। वो तो सियाना लिख गया फिर भी, और फंसाया भी किसान ही। गोगी साहब, चूंकि आप समय इशारा कर रहा है कि सेशन पूरा किया जाए, लेकिन आपने कहा कि आप कई नेताओं को समझा चुके हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को प्रदेश में समझाने का काम आपने किया कि कैसे गुटबाजी खत्म हो, सारे नेता एक मंच पर एक साथ आ पाए। आपको किसने कहा हमारी पार्टी में गुटबाजी है? करनाल से ही ये पत्रकारों और बीजेपी का बनाया हुआ नैरेटिव है। कांग्रेस एक है, और मैं बता रहा हूं कांग्रेस एक है। करनाल से यात्रा की शुरुआत हुई, हरियाणा मांगे हिसाब। गोगी साहब की तस्वीर वहां पर नजर आई नहीं उस दिन? नहीं, गोगी साहब उस दिन वहां थे नहीं। मैं अगर होता तो मैं वहीं होता, मेरे को और भी काम हो सकता है। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी और इस कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि मैं नेता हूं। मेरे को आप गुटबाजी तो नेताओं में होगी ना, वर्कर में तो होती नहीं। अगर कोई कहो तो भी गुटबाजी। देखो, अगर संघर्ष करना, अब विज साहब कहते थे
कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, ये गुटबाजी थोड़ी है। अगला सबसे पुराना आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, उसका भी दिल करता बनने को। जी। अगर किसी का, मेरी भावना है कि मैं आगे सत्ता में आगे बढ़ूं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। वर्कर जो है वो अपने नेता के लिए क्या कह देता, उसको गुटबाजी अगर समझते हो, मैं उसको हेल्दी संघर्ष समझता हूं। और हेल्दी संघर्ष में सब पार्टी मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। और सभी पार्टियों में है ये। जी। ये कंबोज साहब भी नहीं कह सकते भी गुटबाजी नहीं है। वो धनखड़ और बेचारे मेरे देखा उड़ा बेचारों। जी। और जी जो आपके टीवी का मालिक है, ठीक। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए इस तरह की मेज पे बैठ के। सारा सौदा खुल जाएगा, पर ठीक नहीं होता। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब की बार किसकी सरकार के, यही सवाल है धर्मपाल गोंदर जी, अब की बार किसकी सरकार, चूंकि चुनाव नजदीक है? देखिए, मैं सवेर से इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ जी, जी। आप भी देख रहे होंगे। तो जब भी बीजेपी की थोड़ी सी नेगेटिविटी आई, सारे दर्शकों ने जोर से तालियां बजाई। इनसे अंदाजा लगा लो कि किसकी सरकार बन गई। और एक मैं बगैर पूछे एक सवाल बता देता हूं। बीजेपी के पास आज भी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है अभी जो अपने बलबूते पे जीत जाए। इनको लगता है भी कांग्रेस में या किसी पार्टी में जीतने वाला उसको ये बुला लेते हैं। आज तक यही रहा। अब जो विकास के मुद्दे पे, जैसे गोगी भाई जी हमारे बता रहे थे, विधायक जी, विकास के मामले में मैं ये पूछना चाहता हूँ भी कौन सा ऐसी इंडस्ट्री लगाई बीजेपी ने भी जिसमें बच्चों को रोजगार मिलो। आज यहाँ के बच्चे विदेश में जाने के लिए मजबूर हैं और वहाँ उनकी क्या हालत हो रही। सिर्फ रोजगार नहीं है और विकास भी नहीं है। तो इस करके सरकार तो देखो कांग्रेस की आएगी। और जहाँ तक जी मुख्यमंत्री जी देकर हुड्डा साहब के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगुवाई में सरकार आएगी। हुड्डा है तो कांग्रेस है हरियाणा में जी। और कांग्रेस की सरकार आएगी। ये सभी दर्शक तालियां बजाओ भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है जी। इससे अंदाजा लगा लो आप। चलिए ठीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है। विधानसभा चुनावों में करनाल का भाग्य जल्द ही तय होने जा रहा है और पिछली 2 बार की तरह क्या करनाल इस बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाएगा या फिर इस बार बदलाव होगा, इसकी भी किस्मत का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।